दोस्तों फिल्म की कहानी 323 बीसी में शुरू होती है जब सिकंदर भारत आया था और यहाँ वो घने जंगलों में जा रहा था भारत के ही एक लोकल गाइड अंबू की मदद से। अंबू यहाँ सिकंदर को मना करता है कि जंगल में एक पॉइंट के बाद आगे जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन सिकंदर अपने अहंकार में आगे बढ़ता है। तभी कुछ बेताल सिकंदर और उसकी सेना पे हमला कर देते हैं और यहाँ यक्षासन नामक एक बेताल था जो कि सीधा सिकंदर के घोड़े पे बैठता है और सिकंदर को ही खत्म कर देता है। अब दोस्तों ये बेताल कौन है, किस तरह के क्रीचर्स हैं, वो आपको इस वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। बट फॉर नाउ आप इतना समझ ही गए होंगे या फिर ट्रेलर देख के भी आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये जो बेताल हैं वो इंसानों का या फिर जानवरों का खून पीते हैं। यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ हम आलोक नामक एक रिपोर्टर से मिलते हैं जो कि आजाद न्यूज चैनल में काम करता है। आलोक अपने दो कलीग्स के साथ ट्रेकिंग पे गया होता है और कलीग्स के भड़काने पे आलोक जंगल के काफी अंदर चला जाता है। तभी एक भालू आलोक पे हमला कर देता है, उसके दो कलीग्स भाग जाते हैं और आलोक किसी तरह अपने आप को इस भालू से बचा के छिपता है। अब इससे पहले ये भालू आलोक को खत्म कर पाता, यहाँ ताड़का नाम की एक लड़की आती है जो कि ना सिर्फ भालू को अपनी ताकत से पीछे खींचती है बल्कि वो भालू को भगा के आलोक को बचा भी लेती है। इसके बाद ताड़का आलोक को उठाती है, देन जंगल में एक पुराना प्लेन क्रैश्ड पड़ा हुआ था काफी समय से, उसके अंदर आलोक को रखती है, फिर आलोक की मरहम पट्टी करती है, उसकी देखभाल करती है। अब जब आलोक को होश आता है तो वो अपने सामने ताड़का को देखता है जो कि काफी खूबसूरत थी और ऐसे में आलोक ताड़का के साथ फ्लर्ट करने लगता है। सरप्राइजिंगली ताड़का को भी आलोक की कंपनी कहीं ना कहीं अच्छी लग रही थी। ताड़का को यहाँ एक नाइट में भी आता है जहाँ पे कई इंसान लहूलुहान थे और इसके बारे में हम थियरी सेक्शन में बात करेंगे। फॉर नाउ यहाँ एक अजीब बात यह होती है कि जब ताड़का चीखती है तो उसकी चीख इतनी पावरफुल थी कि जो भी सामने ग्लास होता था, शीशा वगैरह, वो टूट जाता है। ओवरऑल हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि ताड़का एक बेताल है, लेकिन आलोक को अब तक ये बात समझ नहीं आई थी। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ और बेताल्स को देखते हैं जो कि भालू का खून पी रहे थे। इनमें से एक पावरफुल बेताल था जिसका नाम था वीरन। वीरन यहाँ भालू का खून पीता है, देन उसे उठा लेता है, फिर जंगल के एक छुपे रास्ते से एक बेतालों की बस्ती में पहुंच जाता है। ये वही जगह है दोस्तों जिसे हमने फिल्म के ट्रेलर में क्लियरली देख रखा है। इस जगह पे इन बेताल का एक सो कॉल्ड एल्डर भी है जो कि भालू के खून को एक मूर्ति जैसी चीज पे लगाता है, जिसे अगेन हमने ट्रेलर में देखा है, और ये लोग शायद इस मूर्ति की पूजा भी करते हैं। फिर वीरन इस भालू को उठा के यहाँ के एक शापित पहाड़ के एक केव के अंदर फेंक देता है। और इस केव के अंदर कौन है? वेल, यहाँ यक्षासन कैद है। यक्षासन यहाँ भालू का खून पीने से मना कर देता है। वो भालू को बाहर फेंकता है और अंदर से चिल्लाता है कि मुझे इंसानी खून चाहिए। अब यक्षासन यहाँ क्यों कैद है ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। फॉर नाउ यहाँ एक गौर करने वाली बात ये थी कि बेताल्स के अंदर एक अनयूजुअल ट्रेट है, वो ये कि अगर कोई बेताल एकदम हिस करते हुए कूद के रक्त रंभा बोलेगा तो उसके साथ वाले सारे बेताल कूद के सशक्त रंभा बोलते हैं। दूसरी तरफ ताड़का आलोक का ख्याल रख रही थी और एक मोमेंट बनता है जब आलोक ताड़का को किस करने जाता है, लेकिन ताड़का तो यहाँ आलोक के खून से आकर्षित होने लगती है और ऐसे में वो यहाँ से भागती है। हम देख पाते हैं कि ताड़का को खून की तलब है, लेकिन वो अपने आप को इजिली कंट्रोल कर पाती है। तभी यहाँ वीरन और दूसरे बेताल आ जाते हैं जो कि आलोक पे हमला करते हैं। ताड़का इनके बीच आती है और वो क्लियरली वीरन से कहती है कि आलोक को बेताल के बारे में कुछ नहीं पता, वो भटक के जंगल के अंदर आ गया है तो इसे जाने दिया जाए। लेकिन वीरन और बाकी बेताल ताड़का की बात नहीं मानते। वो लोग आलोक पे हमला करके उसे उठा के अब बेताल की बस्ती में लेके जाते हैं। यहाँ ताड़का बस्ती की एल्डर से भी बार बार कहती है कि आलोक को छोड़ दिया जाए क्योंकि उसे बेताल के बारे में ना तो कुछ पता है, ना ही वो जानबूझ के आया है, गलती से भटक गया था जंगल के अंदर। इनफैक्ट अगर आलोक को छोड़ दिया जाए तो वो तो चुपचाप अपने शहर वापस लौट जाएगा, उसे शहर जाना भी है। लेकिन बेतालों का कहना था कि ताड़का एक इंसान की मदद कर रही है, ताड़का ही इस इंसान को यहाँ लेके आई है और वो नियम तोड़ी है। ऐसे में सारे बेताल डिसाइड करते हैं कि आलोक को तहखाने के अंदर कैद कर दिया जाएगा। अब दोस्तों वीरन जो है वो आलोक को तहखाने में कैद करने के बजाय उसे शापित परिवार के गुफा में जाके फेंक देता है और वहां कौन है? यक्षासन। जी हाँ, वीरन आलोक को इसलिए फेंका है ताकि यक्षासन आलोक पे फीड कर सके। इससे हम ये भी समझ पाते हैं कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वीरन यक्षासन को फॉलो करता है। सो यस, आलोक इस गुफा में यक्षासन से मिल पाता है जो कि पिछले 75 साल से यहाँ कैद है। यक्षासन यहाँ अजीब अजीब सी बातें कहता है, अपने आप को फ्रीडम फाइटर जैसा भी प्रतीत करवाता है और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से वो आलोक को फंसा रहा था ताकि आलोक उसके करीब आए। आलोक भी काइंड ऑफ हिप्नोटाइज होकर यहाँ यक्षासन के करीब जा रहा था, लेकिन इससे पहले यक्षासन अटैक करता, उसका खून पीता। ताड़का यहाँ आती है और वो ना सिर्फ आलोक को यहाँ से निकालती है बल्कि आलोक को भगाने ही लग जाती है कि उसकी जान बच जाए, उसे यहाँ से निकाल दे जंगल से। वो आलोक को जंगल में एक पॉइंट तक लेके जाती है जिसके बाद वो कहती है कि आलोक को इस ऊंची चोटी से कूदना होगा ताकि सामने आ रही ट्रक में वो लैंड कर जाए। जहां तक बात ताड़का की है तो
वो इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि अगेन ये एक रूल है बेतालों का। अब आलोक एक ह्यूमन है, वो इतनी ऊंचाई से कैसे कूद सकता है? जाहिर सी बात है वो डर रहा था और पीछे दूसरे बेताल भी आ रहे थे, इनका पीछा कर रहे थे। तो ऐसे में ताड़का भी आलोक को लेके कूद जाती है और ये लोग ट्रक में लैंड करते हैं। देखा जाए तो ताड़का यहाँ फिर एक और रूल तोड़ दी है। इसके बाद ताड़का आलोक के साथ जर्नी करती है, कभी ट्रक में कभी बस में, और ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं जहाँ पे आलोक का घर है। अब आलोक के घर का माहौल अलग ही था क्योंकि आलोक कुछ दिन से लापता था, तो वहां उसका श्राद्ध वगैरह चल रहा था। लेकिन आलोक एकदम से अपने श्राद्ध पे ही आ जाता है। इससे आलोक की माँ बहुत ज्यादा खुश होती है। वैसे आलोक के पिता को शक था कि ये आलोक ही है ना, बट हाँ ओवरऑल सब लोग खुशी होते हैं। अब आलोक ताड़का को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाता है और यहाँ आलोक ताड़का को सबके सामने तारिका बोल रहा था, नाम चेंज कर रहा था क्योंकि ताड़का जो नाम है वो थोड़ा सा अजीब है फॉर सिटी। यहाँ हम एक और बात गौर करते हैं कि ताड़का जो है वो झूठ नहीं बोल पाती है। जो भी आलोक कहता है कि क्योंकि ताड़का उसकी जान बचाई है तो वो यहीं उसके घर में ही रहेगी फॉर सम डेज। इस बात से आलोक के पिता तो खुश नहीं थे, लेकिन आलोक की माँ ओके थी। आलोक यहाँ कुछ झूठे बहाने भी बना देता है कि ताड़का का कुछ फैमिली ड्रामा था जिस वजह से वो आलोक के साथ यहाँ आई है। एंड ऑफ कोर्स आलोक के पिता इन कहानियों में यकीन नहीं कर रहे थे। अब यकीन छोड़ो, आलोक के पिता को तो ये भी शक हो रहा था कि ताड़का कुछ तो गड़बड़ लड़की है, मतलब सही नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछे जाने पे ताड़का झूठ नहीं बोल पाती थी। जैसे पूछा गया कि तुम्हारी फेवरेट फूड क्या है, तो ताड़का बोलती है बारहसिंघा, रेनडियर होता है ना वो जानवर। देन घर का वेज खाना वो खा नहीं रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स वो बेताल है। देन ताड़का की छींक से ग्लास वगैरह टूट जा रही थी, तो ये सब बहुत ही क्वर्की चीज थी जिससे आलोक के पिता को शक हो रहा था। हाँ, डिनर वगैरह के बाद ताड़का यहाँ आलोक को सीरियसली बताती है कि वो इंसान नहीं है। आलोक यहाँ ताड़का की हार्ट बीट भी फील नहीं कर पाता। इनफैक्ट ताड़का यहाँ अपने फैंग्स जो दांत है उसके वो भी आलोक को दिखाती है। इससे आलोक को फाइनली एहसास होता है कि ताड़का वाकई में एक बेताल है जो कि खून पीती है। ताड़का बताती है कि बेताल अब इंसान के खून को नहीं पीते क्योंकि ये अब नियम के खिलाफ है। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेताल अब जानवरों के खून पे ही सर्वाइव करते हैं। इनफैक्ट कई नियम है यहाँ, जैसे बेताल जो है वो इंसानों से घुले मिलेंगे नहीं, उनके साथ प्यार नहीं करेंगे, इनफैक्ट इंसान को बेताल में कन्वर्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ताड़का को ऑलरेडी आलोक से प्यार होने लगा था। एनीवेज उस रात सबके सो जाने के बाद ताड़का घर की खिड़की से निकलती है, पेड़ों पे कूदते हुए वो एक पेट डॉग को उठा लेती है ताकि उसके खून को पी सके। लेकिन ऐन वक्त पे आलोक को कुछ आवाजें आती है, वो नीचे आता है, ताड़का को ऐसा करने से रोकता है। बट द प्रॉब्लम इज कि ताड़का को पेड़ पे उछलते कूदते कहीं ना कहीं आलोक के पिता भी देख लिए थे। तो हाँ, आलोक के पिता को अब तो श्योरली लगने लगा था कि ताड़का किसी तरह की चुड़ैल है। अब अगले दिन ऑफिस के बाद आलोक ताड़का को एक डिनर डेट पे काइंड ऑफ ले जाता है, जहां आलोक का प्लान था कि वो ताड़का को नॉनवेज खिलवाएगा। लेकिन हम तो जानते हैं कि ताड़का को नॉनवेज फूड में इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो खून पीना है। ऐसे में इस क्लब के अंदर ताड़का एक लाल रंग की शराब को देखती है और उसे खून समझ के पी जाती है। अब क्योंकि ताड़का पहली बार शराब पी थी तो वो नशे में आ जाती है, नाचने लगती है। और ऐसे में दिल्ली में क्लब के कुछ लौंडे थे, वो ताड़का पे लाइन मारने लगते हैं। स्पेशली एक जिमी नामक बंदा था जो कि अपने गैंग के साथ था, वो ताड़का को छेड़ने लगता है। आलोक समहाउ ताड़का को यहाँ से निकालता है, अपनी कार में बिठा के वापस घर ले जाने लगता है। लेकिन जिमी और उसके दोस्त अपनी कार से आलोक की कार का पीछा करने लग जाते हैं। एक पॉइंट पे जिमी और उसके बंदे आलोक को घेर लेते हैं और आलोक कार से निकलता है, उनसे सुलह करने जाता है कि बात को निपटा लिया जाए, कुछ ट्रबल नहीं चाहिए। लेकिन ये बंदे आलोक को पीटने लग जाते हैं और इनकी गंदी नजर थी ताड़का पे। लेकिन जैसे ही ताड़का देखती है कि आलोक की पिटाई हो रही है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। उसके दांत निकल आते हैं, वो बेताल वाले फॉर्म में आती है और जिम्मी और उसके सारे दोस्तों को बुरी तरह से पीट देती है। एक पॉइंट पे तो ताड़का जिम्मी का खून भी पीने वाली थी, लेकिन आलोक आता है, उसे रोकता है। फिर उसके बाद ये दोनों फौरन कार में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं। अब दोस्तों इसी जगह पे वीरन और दो और बेताल बैठे हुए थे, वो भी छिप के, और वो ये सब देख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ताड़का कई सारे रूल्स तोड़ के दिल्ली आ गई थी, तो शायद वीरन और उसके दो बेताल्स को भी इजाजत दे दी गई थी कि वो दिल्ली जाए, ताड़का को वापस लेकर आए। इसलिए वीरन और ये दो बेताल इनका पीछा कर रहे थे। और ताड़का एंड आलोक के जाने के बाद वीरन और ये दो बेताल जिमी और उसके जो बाकी दोस्त थे उन सबको खत्म कर देते हैं गर्दन मोड़ के। वहीं अगर आलोक और ताड़का की बात की जाए तो ये लोग आलोक के घर पहुंचते हैं। ये लोग घर के अंदर खिड़की से घुस के आते हैं और ऐसे में आलोक के पिता थे, उनका शक बढ़ जाता है। ताड़का यहाँ आलोक को अपनी पावर्स के बारे में बताने लग जाती है। एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस आलोक उसे वैम्पायर से कंपेयर करता है, लेकिन बेताल के अंदर वैम्पायर्स की प्रॉपर्टीज नहीं है, एक्सेप्ट एक बात की कि दोनों खून पीते हैं। मतलब वैम्पायर्स आईने में नहीं दिखते, लेकिन बेताल दिख जाते हैं। बेताल की अपनी परछाई भी होती है। अब पहले बेताल लोग इंसान का खून भी पीते थे, लेकिन ये चीज बदल गया 1947 के बाद। दरअसल 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो देश के अंदर कई सारी चेंजेस आई थी। उस टाइम देश में बहुत सारा खून खराबा हो रहा था और तब बेताल लोग बाहर निकले थे ताकि वो लोग अत्याचारियों को मार सके, मासूमों को बचा सके। वैसे में बेताल लोग इंसानों की बस्ती में आए थे
और तब वो देखते हैं कि खून खराबा इतना बढ़ गया था कि मासूम लोग ही मासूमों को मार रहे थे। ऐसा में बेतालों ने तब तय किया कि वो अब से इंसानों का खून नहीं पिएंगे, क्योंकि इंसान जो है वो करप्ट हो चुके हैं, उनका जो खून है वो जहरीला हो चुका है। और शायद इसी की विजन इनिशियली ताड़का को आई थी, जिसके बारे में मैंने कहा था कि हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो यही है डिस्कशन। अब इंसानों के खून ना पीने वाले रूल को सारे बेताल मान गए एक्सेप्ट यक्षासन। यक्षासन जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेताल है, वो इस रूल को तोड़ते हुए इंसानों के खून को पिए जा रहा था। इसलिए बेतालों ने मिलकर यक्षासन को कैद किया एक ऐसे चेन के अंदर जिसे वो नहीं खोल सकता। कोई भी बेताल उसे नहीं खोल सकता। उसे खोलने के लिए एक प्रॉपर चैंटिंग करी जाती है एल्डर के द्वारा, और उसके बाद यक्षासन को अशापित पर्वत के उस गुफा में कैद कर दिया गया जहां वो 75 साल से कैद है। अब ताड़का आगे बताती है कि यक्षासन अब भी कैद है। इनफैक्ट वो सबसे पावरफुल बेताल है और वही कई बेताल को बनाया है, जिसके कारण कई बेताल उसे थामा मानते हैं। वो खुद को भी थामा मानता है। थामा बोले तो इन बेतालों के राजा को, उनके लीडर को हम थामा कह सकते हैं। ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी आलोक के घर पे एक इंस्पेक्टर आता है जिसका नाम था पीके यादव। वो जिमी और उसके दोस्तों के कत्ल के सिलसिले में आलोक से पूछताछ करने आया था और यहाँ वो ताड़का को भी देखता है। पीके यादव कहते हैं कि वो ताड़का से एक कमरे में अकेले पूछताछ करना चाहते हैं और इसके बाद वो एक कमरे में जाते हैं, कमरे को लॉक करते हैं। अब यहाँ रिवील होता है कि पीके यादव एक्चुअली में एक बेताल है। जी हाँ दोस्तों, वो रक्त रंभा करके चिल्लाता है, जिसके रिस्पॉन्स में अपनी ताड़का भी चिल्लाती है सशक्त रंभा। एंड देन पीके यादव ताड़का को डांटना शुरू करता है कि वो बेताल के रूल्स को तोड़ी है। पीके यादव बताता है कि वो पिछले 172 सालों से इंसानों के बीच रह रहा है ताकि बेताल और इंसान की दुनिया के बीच एक संतुलन बना रहे, लेकिन ताड़का यहाँ जिमी और उसके दोस्तों को मार के इस संतुलन को बिगाड़ दी है। अब इस बात पे ताड़का कंफ्यूज हो गई, क्योंकि भले वो जिमी और उसके दोस्तों को पीटी थी लेकिन खत्म तो नहीं ही की थी। बट देन ताड़का खुद में भी श्योर नहीं थी, क्योंकि उस टाइम वो नशे में थी। देन उसे गुस्सा भी आ गया था क्योंकि आलोक को वो लोग मार रहे थे और ताड़का कहीं ना कहीं आलोक से प्यार करने लगी है। जो भी हो, पीके यादव यहाँ कहता है कि ताड़का को वापस बेतालों की बस्ती में जाना होगा। ताड़का भी मान जाती है। वो ये सब बात आलोक को कहती है कि उसे जाना ही होगा। आलोक काफी उदास होता है, बट उसके पास कोई चॉइस नहीं था। वो ताड़का को बस स्टैंड तक जाके छोड़ता है। यहाँ वो ताड़का को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन ताड़का बेबस थी, वो नहीं मानती। फाइनली बस में चढ़ जाती है और जाने लगती है। ऐसे में आलोक फ्रस्ट्रेट होता है। वो अपनी कार से बस का पीछा करने लगता है। देन बस के पैरेलल में कार को लाता है, ताड़का को रोकने की कोशिश करता है और काफी रैश ड्राइविंग कर रहा था और इसी वजह से आलोक का एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ताड़का ये सब देखती है। वो शायद बस रुकवाती है या अपने पावर से बस से निकलती है, आलोक की कार तक जाती है और पाती है कि कार में आग लग चुकी थी, बट स्टिल वो आलोक को बाहर निकालती है। और देख के ऐसा लग रहा था कि शायद आलोक नहीं बचेगा। यहीं पे फिल्म का इंटरवल होता है। अब इंटरवल के बाद हमें आलोक हॉस्पिटल में दिखता है, जहां उसे ताड़का लेके आई है और हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स लोग तुरंत ही डिक्लेयर कर देते हैं कि आलोक अब खत्म हो चुका है। आलोक के माँ बाप भी यहाँ आते हैं, जिन्हें डॉक्टर्स बैड न्यूज देते हैं। बट देन तुरंत ही हम आलोक को फड़फड़ाते हुए देखते हैं और एकदम से वो बेताल में कन्वर्ट होने लग गया था। जी हाँ, आलोक के शरीर पे जितने भी घाव थे वो भरने लगे थे। इनफैक्ट आलोक की गर्दन पे 2 होल्स थे, एज इफ कोई बेताल उसे काटा हो, और वो होल्स भी भर जाते हैं। यानी कि दोस्तों, जब आलोक का एक्सीडेंट हुआ तभी वो खत्म होने लगा था और उसे बचाने के लिए ताड़का उस वक्त ही उसे काट ली, यानी कि उसे बेताल में कन्वर्ट कर दी थी, जिसका इफेक्ट अब दिखने लग गया है। नाउ जैसे ही आलोक बेताल में कन्वर्ट होने लग गया था, वापस जीवित होने लग गया था, उधर बेतालों की बस्ती में अचानक से आग वगैरह, मशाल वगैरह जलने लग जाते हैं। ये आग सालों बाद जली थी और इसलिए जली थी क्योंकि फाइनली कोई एक बेताल इंसान को बेताल बना रहा था। और ये देख के यक्षासन बहुत ज्यादा खुश होता है। क्यों? क्योंकि यक्षासन को पता था कि ये काम ताड़का ही करी है, जहां वो आलोक को कहीं ना कहीं बेताल बना दी है। और ये एक बहुत बड़ी रूल है जिसे तोड़ा गया है, और अगर रूल तोड़ा गया है तो अब ताड़का को यहाँ लाया जाएगा, बंदी बनाया जाएगा और यक्षासन को आजाद किया जाएगा। वहीं अस्पताल में आलोक बेताल बन के उठ खड़ा होता है और वो सीधा ब्लड बैंक में जाता है और वहां से खून निकाल के पीना शुरू करता है। वहीं नर्स को पता चलता है कि आलोक बेड पे नहीं है और वो आलोक के पिता को ये बताती है। आलोक के पिता आलोक को ढूंढते हुए ब्लड बैंक तक पहुंचते हैं और वो उसे खून पीता देख लेते हैं। आलोक एकदम से घूम के हिस करता है, उसके दांत दिख जाते हैं और आलोक के पिता वहीं गिर के बेहोश हो जाते हैं। अब जब आलोक के पिता को होश आता है तो वो अपने आप को घर पे पाते हैं, अपने बिस्तर पे, और वो तुरंत अपनी पत्नी से कहने लगते हैं कि आलोक किसी तरह का शैतान बन गया है, उसकी दांतें निकल गई हैं। लेकिन आलोक की माँ कहती है कि आपके सर पे चोट लग गई है तो आप ऐसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, आलोक को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, ऊपर रेस्ट कर रहा है। वहीं आलोक की बात की जाए तो उसकी नींद खुलती है और यहाँ पे ताड़का उसे समझाती है कि कैसे आलोक भी बेताल बन चुका है। ताड़का यहाँ आलोक को इसलिए बेताल बना दी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो आलोक को खो दे, आलोक के बचने का कोई चांस
चांस नहीं था और ताड़का के पास सिर्फ यही एक ऑप्शन था। इन शॉर्ट, आलोक और ताड़का अब दोनों बेताल हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार भी कर रहे हैं और ऐसे में इन दोनों का किस भी होता है। नाउ ताड़का बताती है कि इनिशियली आलोक को धूप से प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी और वो तुरंत ही अडेप्ट कर जाएगा। देन आलोक के पास सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ ये सब आ जाएगी और हाँ, सुपर हीलिंग भी आ जाएगी, उसे चोट लगेगी नहीं और इनकेस चोटें लग भी जाती है तो वो तुरंत ही हील हो जाएगी। आलोक फील करता है कि उसके दिल की धड़कन बंद हो गई है क्योंकि अब वो एक बेताल है, लिटरली एक अनडेड हो गया है। ताड़का बताती है कि बेतालों को रक्षा के लिए इनिशियली बनाया गया था और बेताल का जो ओरिजिनल काम है वो इंसान के खून पीने का नहीं है। दरअसल हम सब जानते हैं कि रक्त बीज करके एक दानव था जिसे एक खास वरदान था। वरदान ये कि अगर उसका रक्त जमीन पे गिरता है तो उससे रक्त बीज निकल जाएंगे। वहाँ ऐसे में देवों को रक्त बीज को मार पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि अगर उसे आप मारे तो रक्त गिरेगा, उससे कई और रक्त बीज निकलेंगे। अब देवी माँ ने बेताल का निर्माण किया था ताकि बेताल रक्त बीज के रक्त को पी जाए गिरने से पहले ही। तो इस तरह से बेताल का जन्म हुआ था और तब बेताल का काम था पृथ्वी की रक्षा करना। बेताल ना तो बूढ़े होते हैं ना ही अपने आप मरते हैं, मतलब ये एक तरह से इमॉर्टल है और इनके पास पावर्स भी बहुत है। हालांकि बेताल को एक स्पेसिफिक तरीके से मारा जा सकता है जिस पे हम वीडियो में आगे बात करेंगे। फॉर नाउ ताड़का आलोक से कहती है कि उसे अपनी पावर्स को यूज करना सीखना होगा। देन आलोक के अंदर इंसानों के खून को पीने की भी तलब आएगी जिसे उसे कंट्रोल करना होगा। हाँ, इसके बाद हम आलोक को आगे थोड़ा सा ट्रेन करते देखते हैं जहाँ पे ताड़का उसकी ट्रेनिंग कर रही है। आलोक ये भी समझ पाता है कि अब वो झूठ नहीं बोल सकता। बेताल झूठ बोल ही नहीं सकते, मतलब अगर वो झूठ बोल दे तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, बस झूठ बोलते बोलते ही एकदम से वो हिस करेंगे, उनकी दांतें निकल आएंगी तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये झूठ बोल रहे थे। और अगर इंसान है बेताल के सामने तो वो तो डर के भाग ही जाएगा। तो आलोक अगर दिल्ली में रह रहा है और वो झूठ बोलता है तो उसकी तो फैंग्स ही निकल आएंगी, हिस्स हो जाएगा एकदम ऐसा सिनारियो, तो इट विल बी ऑकवर्ड, लोगों को पता चल जाएगा। तो इन शॉर्ट वो झूठ नहीं बोल सकता। इनफैक्ट ऐसे ही में आलोक के पिता एक बार आलोक का दांत फिर से देख लेते हैं शीशे के अंदर, जिसके परिणाम अनुसार वो सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पीके यादव से मिलते हैं और उसको बताते हैं कि मेरा बेटा कुछ तो शैतान बन गया, उसके दांत वगैरह निकल आते हैं। अब इंस्पेक्टर पीके यादव आलोक के पिता का मजाक बनाता है, सेइंग कि आप कभी अपने बेटे को शैतान बोलते हो, कभी ताड़का जो आपकी बहू हो सकती है उसको शैतान बोलते हो, तो आप थोड़ा चिल करो, आराम से घर जाओ। लेकिन इंटरनली पीके यादव को पता चल जाता है कि ताड़का एक्चुअली में आलोक को कहीं ना कहीं बेताल बना दी है। खैर इसके बाद हमें बेतालों की बस्ती का सीन दिखाया जाता है जहां यक्षासन को गुफा से निकाल दिया गया है। चेन सब भी लगे हैं लेकिन गुफा से इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि अब उसे आजाद किया जाएगा, क्योंकि अब कैद किए जाने वाली कौन होंगी? ताड़का। यहाँ एल्डर बेताल और यक्षासन की बातों से हम समझ पाते हैं कि बेताल भी बेताल को नहीं मार सकते, मतलब मार सकते हैं लेकिन नियम यह है कि उन्हें नहीं मारना है। ये एल्डर बताते हैं कि बेतालों का मानना है कि एक दिन एक ऐसा बेताल आएगा जिसकी दिल की धड़कन चल रही होगी और वही बेताल होगा असली थामा। ये सुनकर यक्षासन कहता है कि आज तक ऐसा बेताल पैदा ही नहीं हुआ जिसकी दिल की धड़कन चल रही हो। इसलिए यक्षासन के हिसाब से ये सब फालतू की बातें हैं क्योंकि थामा वही है, मतलब यक्षासन खुद को थामा बता रहा था। दूसरी तरफ आलोक के पिता को उस पर बहुत ज्यादा शक हो रहा था और अब आलोक तो झूठ भी नहीं बोल सकता था। अगर वो ट्राई करता तो उसके दांत निकल आते और ऐसे में वो अपने पिता को फाइनली बता ही देता है कि हाँ, वो एक बेताल है। ये सुन के आलोक के पिता एकदम टूट जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि यानी आलोक एक्चुअल में मर चुका है। वो आलोक को एज बेताल एक्सेप्ट नहीं करते। इनफैक्ट वो इस सब का इल्जाम ताड़का पे डालते हैं, सेइंग कि वही आलोक को फंसाई और ऐसा बना दी है। आलोक कहता है कि ताड़का के पास कोई ऑप्शन नहीं था वरना आलोक खत्म हो चुका था और अब उसके पिता को उसे एक्सेप्ट करना ही होगा क्योंकि आलोक वापस इंसान तो नहीं बन सकता। ये सब सुन के आलोक के पिता जो हैं वो उसे एल्विस करीम प्रभाकर के पास ले जाने की सोचते हैं। अगर आपको याद नहीं कि ये एल्विस करीम प्रभाकर कौन है तो मैं आपको बस इतना कहूंगा, हैंड ऑफ गॉड। जी हाँ, वही मुंजा फिल्म वाला कैरेक्टर। अगर आपको याद नहीं तो आप मेरे मुंजा फिल्म की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सो यस, यहाँ से सीन प्रभाकर जी की आती है जिनके सामने जना बैठा होता है। जी हाँ, वही स्त्री भेड़िया वाला जना। और यहाँ वो प्रभाकर जी के सामने भेड़िया की एक प्रॉब्लम लेके आया था। तो बेसिकली जब से भेड़िया स्त्री 2 मूवी के अंदर सरकटे से पिट गया है तब से वो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस लूज किया है और वी कैन से कि वो पूरी तरह से भेड़िया में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। इसे आप पावर लॉस कह लो या कॉन्फिडेंस लॉस, जो भी है, भेड़िया की पावर्स काफी कम हो गई है और अब प्रभाकर जी को ही कुछ उपाय बताना होगा ताकि भेड़िया वापस से अपने पुराने फॉर्म में आ सके। प्रभाकर जी यहाँ बताते हैं कि अगर भेड़िया किसी बेताल का एक बूंद खून भी पी ले तो वो काफी पावरफुल हो जाएगा। लेकिन प्रभाकर जी के हिसाब से बेताल अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तभी इनके ऑफिस में आलोक के पिता आलोक के साथ आते हैं और वो प्रभाकर जी को बताते हैं कि मेरा बेटा, उसके दांत निकल आए हैं, पता नहीं वो क्या बन गया है एंड ऑल दैट। प्रभाकर जी तुरंत समझ जाते हैं कि आलोक बेताल बन चुका है और वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके
उनके लिए ये मिरेकल मिरेकल था, क्योंकि उनके हिसाब से तो बेताल एक्सटिंक्ट है, लेकिन उनके सामने एक बेताल बैठा था। प्रभाकर जी क्लियरली आलोक के पिता से कहते हैं कि आलोक को वापस से इंसान तो नहीं बनाया जा सकता, ये एक परमानेंट चेंज है। देन इनके जाने के बाद वो जना को बुलाते हैं, उसके कान में कहते हैं कि बेताल मिल गया, यहाँ जो बंदा आया था वही था। और वो जना को उस कुर्सी की एक क्लोथ देते हैं जिस पे अपना आलोक बैठा था, मतलब आलोक की सुगंध उस क्लोथ में चली गई होगी और उस कपड़े को भेड़िया सूंघ के कहीं ना कहीं आलोक को ट्रैक कर पाएगा। और अगर भेड़िया आलोक का एक बूंद खून भी पी लेता है तो वो अपने पुराने फॉर्म में आ जाएगा। वहीं आलोक बाहर होता है जब उसके पीछे वीरन और कुछ बेताल लग जाते हैं। उनसे बचने के लिए आलोक थोड़ी हाई बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ जाता है और तभी उसके सामने भास्कर आता है। जी हाँ दोस्तों, वरुण धवन का कैरेक्टर भास्कर जो कि भेड़िया है, वो आलोक का खून पीने आ चुका है और यहाँ भेड़िया वर्सेस बेताल हो जाता है। ऑल्दो हम देख पाते हैं कि भास्कर पूरी तरह से भेड़िया में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था और फिलहाल काफी वीक था, जिस कारण से बेताल यानी कि अपना जो आलोक है वो इजीली भेड़िया को पीट देता है। आलोक यहाँ अपनी हाथ को कट करके एक बूंद खून निकाल के अब भेड़िया को ललचाता भी है कि ले सकते हो तो मेरे खून को लेके दिखाओ। और इसी भागा दौड़ में उसका एक बूंद खून टपकता है जिसको लपक के भेड़िया चाट लेता है। खून पीते भास्कर भेड़िया में फुली ट्रांसफॉर्म होता है। इनफैक्ट अब वो पहले से भी कई ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इतना कि वो आलोक को पीटना शुरू करता है, एकदम से उसको ओवरपावर कर जाता है। वो तो ऐन वक्त पे ताड़का आके आलोक को बचा के ले जाती है, वरना भेड़िया आज आलोक का काम तमाम कर ही देता। वहीं भेड़िया जब खुद को स्टोर के एक आईने में देखता है तो उसे शर्मिंदगी फील होती है एंड देन वो आराम से भास्कर में कन्वर्ट होता है और यहाँ से भागता है। इसके बाद ताड़का और आलोक पीके यादव के पास जाके उसे सब बताते हैं। पीके यादव कहता है कि अगर भेड़िया बेताल का एक बूंद खून भी पी ले तो वो 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इनफैक्ट उस भेड़िया को अब बेताल यानी कि इस केस में आलोक का पूरा खून चाहिए और वो आलोक को ट्रैक करेगा। तो हाँ, आलोक को अब प्रोटेक्शन में रहना होगा और ऐसे में पीके यादव आलोक और ताड़का को एक क्लब में लेके जाता है जहां पे सारे लोग बेताल ही थे। जी हाँ दोस्तों, ये बेतालों का अड्डा था। इनफैक्ट यहाँ पे तो खून के कलेक्शन थे, इनफैक्ट हिस्टोरिकल फिगर्स के खून थे, जैसे कि सिकंदर का खून मौजूद था। जब आलोक को कुछ देर बाद होश आता है तो वो अपने आप को पीके यादव के सामने पाता है और ढेर सारे बेताल चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। इनफैक्ट आलोक को ताड़का कहीं आसपास दिख नहीं रही थी। पीके यादव बताता है कि वो ताड़का को वीरन के साथ बेतालों वाली बस्ती में भिजवा दिया है और वहां ताड़का को सजा दी जाएगी क्योंकि वो ढेर सारे रूल्स को तोड़ी है और सजा ये होगी कि उसे 100 सालों तक कैद किया जाएगा। और ताड़का कहीं ना कहीं इस सजा के लिए मान गई थी क्योंकि वो आलोक की जान बचाना चाहती थी, क्योंकि तब ही आलोक को बेताल से प्रोटेक्शन मिलेगा फ्रॉम भेड़िया। इन शॉर्ट, ताड़का वापस जंगल वाली अपनी बस्ती में चली गई है जहां उसे 100 साल के लिए कैद किया जाएगा और आलोक को पीके यादव कहता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, आलोक को चुपचाप अपने घर में जाना है, वहीं पे बंद रहना है। क्यों? ताकि भेड़िया उसका शिकार ना करे और उसे ताड़का के पीछे तो नहीं ही जाना है। अब ये सब सुन के आलोक काफी परेशान होता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि फिलहाल तो वो कई सारों बेताल से घिरा हुआ था और इनसे वो अकेले नहीं लड़ सकता था, ना ही वो भेड़िया से लड़ सकता था। इसलिए आलोक उदास होके हार के अपने घर वापस लौटता है और यहाँ फाइनली आलोक के पिता उसे एक्सेप्ट करते हैं एज बेताल। देन आलोक के पिता उसे मोटिवेट करते हैं ये कहते हुए कि उसे ताड़का के पीछे जाना चाहिए, ताड़का को वापस लाना चाहिए क्योंकि ताड़का ही उनकी बहू है और ताड़का अगर आलोक के लिए अपनी जान दे सकती है, सारे रूल्स को तोड़ सकती है, तो आलोक भी उसके लिए रूल्स तोड़ सकता है। बस फिर क्या था, आलोक भाग के उस जंगल में जाता है और वहां वो एक बेताल का पीछा करके उस जगह को ढूंढ लेता है जहां पे सीक्रेट दरवाजा था जिसके थ्रू बेताल अपनी बस्ती में जाते हैं। यहाँ बेसिकली एक पेड़ था जिसपे अगर आप हाथ डालोगे तो कुछ टहनियां आपको जकड़ लेंगी। वो मोस्टली आई थिंक वेरीफाई करेंगी डीएनए से कि आप बेताल हो कि नहीं। अगर आप बेताल हो तो आपको एंट्री मिल जाएगी। तो हाँ, आलोक भी यहाँ हाथ रखता है, टहनियां उसे जकड़ती हैं एंड फाइनली आलोक के लिए रास्ता खुल जाता है और वो बेतालों की उस जगह को देख पाता है। वहीं बस्ती में यक्षासन को जिस चेन से कैद किया गया था उसे उस चेन से आजाद किया जाता है। जैसा मैंने बताया था, यहाँ के एल्डर को चैंटिंग करते हैं जिससे चेन खुल जाती है और फिलहाल यक्षासन से चेन हटा के ताड़का को पहना दिया जाता है, मतलब उसे कैद कर लिया गया। यक्षासन कहता है कि वो 75 साल बाद आजाद हुआ है और अब वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगा। वो बनेगा बेतालों का थामा, जहां वो नए रूल्स बनाएगा, इंसानों का खून पिएगा, अपनी एक आर्मी बनाएगा ताकि पूरी पृथ्वी पे कब्जा कर सके। तभी आलोक यहाँ आता है और वो सबके सामने ताड़का को छुड़ाने की बात करता है। वहीं ताड़का आलोक को देख के घबरा जाती है क्योंकि वो आलोक के लिए चिंतित थी। इनफैक्ट वो आलोक को यहाँ से भागने कहती है, लेकिन आलोक वॉज डिटरमिन्ड कि वो ताड़का
ताड़का को छुड़ा के ही रहेगा। इनफैक्ट यहाँ वो ताड़का को किस भी करता है और ये सब देख के यक्षासन थोड़ा गुस्सा होता है। मतलब वो तो फनी ही मूड में था, लव स्टोरी देख रहा था, बट स्टिल वो आलोक को मारना चाहता था, जिसके लिए वो वीरन और 2-3 अलग बेताल को भेजता है। आलोक इन सबको हरा देता है और वीरन के हारने से यक्षासन इतना गुस्सा होता है कि वो वीरन का ही खून पी के उसके गले पे ही काट के वीरन को खत्म कर देता है। तो हाँ, एक और जो डाउट था आपके मन में कि बेताल कैसे मर सकते हैं, तो वो ऐसे मर सकते हैं, दूसरे बेताल उन्हें काट के खत्म कर सकते हैं। ऑल्दो ये रूल के खिलाफ है, लेकिन यक्षासन तो कोई रूल फॉलो कर नहीं रहा। अब यक्षासन यहाँ सारे बेताल से कहता है कि जो भी उसकी बात नहीं मानेगा उसका यही हाल होगा। अब एक नए युग की शुरुआत होगी जहां यक्षासन ही अपने हिसाब से नियम बनाएगा। इस पॉइंट पे आलोक यक्षासन पे हमला करता है, लेकिन यक्षासन सबसे पावरफुल बेताल था, वो आलोक को आसानी से हरा देता है। अब बेताल के जो एल्डर थे उनसे ये सब देखा नहीं जाता और वो चैंटिंग्स करके ताड़का के चेन्स को खोल देते हैं। ऐसे में ताड़का भी यहाँ यक्षासन पे अटैक करती है, बट वो भी उससे जीत नहीं पाती। इनफैक्ट एक पॉइंट पे तो 2 वर्सेस 1 हो रहा था, मतलब ताड़का और आलोक एक तरफ, यक्षासन एक तरफ, लेकिन यक्षासन फिर भी इन दोनों को ओवरपावर कर जाता है। एक पॉइंट पे यक्षासन आलोक का ही खून पीने लगता है, उसके गले पे काटता है और उसे खत्म कर देता है। आलोक के मरने से ताड़का इतनी अपसेट होती है कि वो जोरों से चिल्लाती है और उसकी आवाज से एक सोनिक बूम हमेशा निकलती है ना, ग्लास तोड़ती है। तो हाँ, वही जो कंपन थी, वही जो ध्वनि थी, एनर्जी थी, वो ट्रैवल करती है और यहाँ जो एक मूर्ति है जो अपने पेट को ऐसे पकड़ी हुई है, उसमें क्रैक लेके आती है। वही मूर्ति जिसकी बेताल पूजा करते हैं, और इस क्रैक के अंदर से एक ऊर्जा निकलती है जो कि सीधा आलोक पे लगती है। अब ये ऊर्जा आलोक के शरीर में प्रवेश करते ही आलोक को लिविटेट करवा देती है एंड आलोक जिंदा हो जाता है। एकदम से आलोक को होश आ गया था। सिर्फ होश ही नहीं आया, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। हम उसके वेन्स को पॉप होते देखते हैं। इनफैक्ट आलोक की हार्ट बीट चालू हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, लेजेंड्स के मुताबिक बेताल का थामा वो होगा जो कि बेताल तो होगा, लेकिन उसकी हार्ट बीट भी चलेगी। और कहीं ना कहीं आलोक के साथ यही हो रहा था, यानी आलोक बेताल था, उसके पास सारी पावर्स थी और उसकी हार्ट बीट भी चल रही थी। इनफैक्ट आलोक अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, इतना कि वो अपने न्यू फाउंड पावर से आसानी से यक्षासन को हरा देता है। देन यक्षासन को इसी चेन से बांध के वापस से शापित पहाड़ी के गुफा में डाल दिया जाता है। वहीं सारे बेताल आलोक के सामने झुकते हैं क्योंकि आलोक अब इनका थामा था। आलोक कहता है कि आज से बेताल लीडर्स के सामने झुकेंगे नहीं और आज से नए युग की शुरुआत होगी। बेसिकली आलोक यहाँ नए रूल्स बनाना चाह रहा है जहां सब इक्वल होंगे, और साथ ही वो इंसान और बेताल के बीच फिर से नियंत्रण करना चाहता है, एक संतुलन बनाना चाहता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आलोक पीस की खोज में है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। बट देन यहाँ हमें कुछ और सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि इस यूनिवर्स के आगे की कहानी को सेट कर देती है। तो सबसे पहले जिस गुफा के अंदर यक्षासन कैद था, वहां आता है सरकटा। जी हाँ दोस्तों, इस 3-2 फिल्म के अंदर सरकटा लावा जैसी जगह के अंदर गिर गया था और हमें ऐसा लगा था कि वो खत्म हो गया, लेकिन नहीं, वो वापस निकल गया है। इनफैक्ट उसके शरीर में हम पूरी आग जैसी चीज देखते हैं, एज इफ लावा इन्फ्यूज्ड हो। वो यक्षासन के चेन्स को पिघला के उसे यहाँ से आजाद करके ले जाता है। अगली सुबह जब बेतालों को पता चलता है कि यक्षासन भाग चुका है, तो एल्डर क्लियरली कहते हैं कि यक्षासन बनेगा मॉडर्न डे का रक्त बीज। I mean, वो काली शक्तियों को इकट्ठा करेगा, अपनी सेना बनाएगा ताकि पूरी दुनिया पे राज कर सके। उसे रोकने के लिए आलोक को और ताकतवर बनना पड़ेगा। और आलोक ताकतवर बनेगा कैसे? इसके लिए उसे भेड़िया का खून पीना होगा। वही हमें दिखाया जाता है कि भेड़िया आलोक को ट्रैक करते हुए फाइनली बेतालों की बस्ती के अंदर आ चुका है। इसके बाद क्रेडिट्स रोल होती है और मैं एंड तक बैठा था, मतलब पूरे क्रेडिट रोल के अंत तक, लेकिन कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं आई। लेकिन दोस्तों, फिल्म शुरू होने से पहले ही हमें एक अनाउंसमेंट वीडियो दिखाई गई थी जहां MHCU की एक नई फिल्म के बारे में हमें बताया गया था, जिसका नाम है शक्तिशालिनी। इस फिल्म में अनीत पड्डा को कास्ट किया गया है एज शक्तिशालिनी और उसे मदर ऑफ ऑल, स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ दिस यूनिवर्स, इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है। हमें ऐसा ही बताया गया कि यह फिल्म 2026 के अंत तक आएगी, यानी कि इस यूनिवर्स के अंदर अभी और भी कैरेक्टर्स आएंगे। और कई जगह ऑनलाइन इसे एज पोस्ट क्रेडिट सीन बताया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में मेरे केस के अंदर इसे फिल्म शुरू होने से पहले ही दिखा दिया गया था एज एन अनाउंसमेंट वीडियो। सो यस, ये थी थामा फिल्म की पूरी कहानी और यहाँ मैंने आपको सारी चीजें बहुत ही क्लियरली बता दी है। स्टिल हम फिल्म में दिखाए गए बेताल के ऊपर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, फिल्म में हमें बताया गया है कि बेताल का जन्म बहुत पहले हुआ था, जब हमारी पृथ्वी पे रक्त बीज दानव आया था। उस समय देवी माँ ने एक नई प्रजाति रची जिसका नाम था बेताल, और बेताल रक्त बीज के खून को पी जाता था। इसीलिए बेताल ओरिजिनली रक्षक थे, ना कि शिकारी। ये इमॉर्टल हैं क्योंकि ये बूढ़े नहीं होते, ये अपने आप मरते नहीं हैं,
हालांकि इनको मारने का जो एक तरीका है वो मैंने आपको वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता दिया है। बेताल सदियों तक जीते रहते हैं। आई मीन यक्षासन के केस को ही देखा जाए तो उसे हम सिकंदर के समय में भी देखे और प्रेजेंट टाइम में भी वो जीवित था, सिमिलर दिख रहा था। एक और चीज अगर आपने गौर की हो तो जब यक्षासन एक्चुअली में दूसरे बेतालों के खून को पी रहा था तो उसके बगल में एक घोस्ट जैसी आकृति बन रही थी। अब ये हो सकता है सिर्फ वीएफएक्स के लिए दिखाया गया हो, लेकिन मेरा मानना है कि ये शो करता है कि कैसे जब एक बेताल दूसरे बेताल के खून को पीता है तो वो काइंड ऑफ करप्ट हो जाता है, उसके अंदर ईविल आ जाती है और भले उससे वो शक्तिशाली हो जाता है। जैसे देखा जाए तो यक्षासन सबसे ज्यादा शक्तिशाली बेताल था, लेकिन देवी माँ का आशीर्वाद तो उसी बेताल को मिलेगा जो कि प्योर है, जो कि इस केस में मिला आलोक को, और वो बना थामा। अब बेताल कितने पुराने हैं इसको एस्टैब्लिश करने के लिए हमें फिल्म में 323 बीसी का समय भी दिखाया गया था, जब सिकंदर आया था और उसको अपना यक्षासन ही मारा था। और फिर हमें यह भी बताया गया कि कैसे बेताल पहले इंसानों का खून पीते थे, लेकिन 1947 में जब वो मासूम लोगों को भी गलत चीजें करते देखे, मासूम को मार रहे थे, तब वो लोग मानने लगे कि एक्चुअली में इंसान करप्ट हो चुके हैं, उनका खून जहरीला है। मतलब लिटरल सेंस में नहीं बल्कि फिलोसॉफिकल सेंस में जहरीला है, तो वो अब इंसानों का कत्ल नहीं करेंगे, उनका खून नहीं पिएंगे। उसके बाद से ही बेताल के कई नियम बनाए गए, जहां बेताल इंसानों से काफी अलग हो गए, उनकी एक अपनी छुपी हुई बस्ती बन गई, इंसानों से वो इंटरैक्ट नहीं करते थे। बस कुछ बेताल होते थे जो कि इंसानी शहर में होते थे टू मेंटेन द बैलेंस। बेतालों का एक जंगल के पॉइंट के बाद जाना मना था, इंसानों से इंटरैक्ट करना मना था, नए इंसान को बेताल बनाना मना था, बेताल को मार नहीं सकते, और ऐसे ही कई सारे रूल्स ये लोग अपने कम्युनिटी पे लगाए थे ताकि इनकी कम्युनिटी को आराम से छिपा के रखा जा सके। और ये कम्युनिटी छिपी हुई भी बहुत खतरनाक तरीके से थी। मतलब देखा जाए तो ये लोग पेड़ के अंदर कहीं से सीक्रेट डोर बना के जाते थे। तभी तो अपने हैंड ऑफ गॉड वाले प्रभाकर जी कहते हैं कि शायद बेताल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं इस दुनिया से, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ढेर सारे बेताल मौजूद हैं क्योंकि वो लोग छिपे हुए थे। अब जब यक्षासन पहली बार नियम तोड़ा था, मतलब वो इंसानों के खून को पीने लग गया था, इवन इफ रूल के हिसाब से इंसानों का खून नहीं पीना था, तब उसे कैद किया गया था। आई थिंक ये हमेशा के लिए कैद किया गया होगा या फिर 100 सालों के लिए, क्योंकि ताड़का को 100 सालों के लिए ही कैद किया जा रहा था। और तब हम एक बहुत ही वियर्ड सा रूल देखते हैं कि जब ताड़का रूल को तोड़ती है तो एक्चुअली उसे कैद किया जाएगा और यक्षासन का जो कैद किया गया था उसे निकाल लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों को एक साथ कैद किया जा रहा है। अब इसके दो वजह हो सकते हैं। पहली वजह यह कि इनके पास उस तरह का चेन एक ही है, तो एक बार में एक को ही कैद कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक दिस इज द रीजन। मेरे हिसाब से वजह यह है कि जो काम ताड़का की थी और जो काम यक्षासन किया था, ये काइंड ऑफ एक दूसरे के पोलर ऑपोजिट था। तो आप दोनों चीज के लिए दोनों को सजा नहीं दे सकते। तो इस कारण से जब ताड़का कुछ गलत की तो उसे सजा मिली है, तो उसके ऑपोजिट चीज को, यानी कि उसके ऑपोजिट यक्षासन खड़ा है, उसे आजाद किया गया। अब यहाँ हमें ये भी बताया गया कि इनकी एक काइंड ऑफ प्रोफेसी थी कि एक दिन एक ऐसा बेताल आएगा जिसकी दिल की धड़कन चल रही होगी, क्योंकि इन जनरल किसी भी बेताल के दिल की धड़कन तो नहीं चलती। और ये चीज हुआ आलोक के साथ, और इस हिसाब से आलोक ज्यादा ताकतवर बना और बन गया नया थामा। अगेन अगर आप यहाँ ध्यान दे तो यहाँ पे यक्षासन को फिर से मारा नहीं गया। थामा के पास ऑप्शन था कि वो यक्षासन को मार सकता था, लेकिन रूल के मुताबिक वो उसे सिर्फ कैद किया, और वहां से उसे कौन छुड़ा लिया? सरकटा। नाउ सरकटा कैसे बच गया ये तो हमें बताया नहीं गया है, लेकिन स्त्री 2 मूवी के अंदर हमें उसे खत्म होते भी नहीं दिखाया गया था। आई मीन हाँ, उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, वो लावा में गिर गया था, लेकिन वहां से वो बच गया। और स्त्री 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन भी अगर आप कनेक्ट करते हो तो चीजें काफी हद तक कनेक्ट हो जाती है। वहां लास्ट में अगर आप देखो तो लोटे को लुढ़काया गया था। अगर आप समझ रहे हो तो समझ में आ गया होगा क्या कनेक्शन है। जो भी हो, पॉइंट ये है मेरा कि किसी तरह से सरकटा बच गया है। इनफैक्ट शायद अब वो ज्यादा पावरफुल है, उसके शरीर में लावा एम्बेडेड हो चुका है, तभी तो वो उस चेन को जला पाया जिसमें यक्षासन कैद था। और अब सरकटा और यक्षासन मिल चुके हैं। इनफैक्ट क्लियरली हमें कहा गया कि यक्षासन अपनी पावर्स को बढ़ाएगा और भी काला जादू को सीखेगा और बहुत चीजें करेगा। तो हाँ, एक तरफ यक्षासन है, सरकटा है, उनकी एक लीग बन रही है और भी वो विलेंस को लाएंगे। और एक तरफ है अपना भेड़िया थामा। भले ही ये लोग आपस में ये भी लड़ रहे हैं, बट ये एक हीरो की साइड होगी जिसमें शायद स्त्री भी आए। और फिर यहाँ एवेंजर्स वाला एक पूरा सीन बनेगा जहां हीरो वर्सेस विलन होगा। अब ये कौन सी मूवी में होगा, कब होगा, ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, इवेंचुअली ये यूनिवर्स उसी तरफ बढ़ रही है। भेड़िया भी अब पहले जैसा नहीं रहा, लिटरली 10 टाइम्स पावरफुल बन चुका है। एंड नाउ वी हैव टू सी कि जब थामा, यानी कि अपना जो आलोक है, जो कि बेताल है, वो जब भेड़िया के खून को चखेगा तो वो कितना ज्यादा और पावरफुल बनेगा। एक और पॉसिबिलिटी है कि हमें फ्यूचर मूवी में भेड़िया वर्सेस बेताल, यानी कि भास्कर वर्सेस आलोक देखने को भी मिल सकता है।
तो कहानी अक्टूबर 2009 में शुरू होती है, जहां यूपी के रॉबर्ट्सगंज से पूनम मिश्रा नामक एक लड़की अचानक लापता हो जाती है। पूनम की फैमिली इससे बहुत परेशान होती है। इनफैक्ट हम व्यूअर्स को पता लगता है कि पूनम गहने, पैसे और शादी का जोड़ा लेके गायब हुई थी। ये केस तुरंत आग पकड़ती है, जहां बात लोकल पॉलिटिशियन तक पहुंच जाती है और लोकल पॉलिटिशियन इसे लव जिहाद वाला एंगल दे देता है। इससे पूरे शहर में दंगे होने लगते हैं और पूनम के लापता होने वाली बात मीडिया में हर जगह फैल गई थी। पुलिस को लग रहा था कि ये एक ऐसी केस है जहां पूनम अपने लवर के साथ फरार हो गई है, यानी कि केस में ज्यादा कुछ है नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम एसीपी विश्वास भागवत से मिलते हैं, जिसको उसके सीनियर्स डांट रहे थे। क्यों? क्योंकि भागवत को टेम्पर इश्यूज थे और वो क्रिमिनल्स की जम के धुलाई करते थे। रिसेंट केस में भी एक क्रिमिनल की हड्डी वगैरह टूट गई थी। वहीं भागवत का कहना था कि क्रिमिनल तो सीढ़ी से गिर के चोटिल हुआ है, जो कि ऑफ कोर्स झूठ था। ऐसे में सीनियर्स डिसाइड करते हैं कि भागवत को लखनऊ से रॉबर्ट्सगंज ट्रांसफर कर दिया जाएगा, साथ ही उसे एंगर मैनेजमेंट की 10 क्लासेस अटेंड करनी होगी। बस फिर क्या था, भागवत अपने परिवार के साथ रॉबर्ट्सगंज पहुंचता है और यहाँ का माहौल तो कर्फ्यू वाला था बिकॉज ऑफ पूनम मिश्रा केस। रॉबर्ट्सगंज आते ही भागवत पूनम मिश्रा वाला केस उठा लेता है। देन वो लोकल पॉलिटिशियन और पूनम के पिता को थाने बुलवाता है। भागवत पॉलिटिशियन को वार्न करता है कि वो इस केस का तमाशा बनाना बंद करे। साथ ही वो पूनम के पिता से वादा करता है कि वो पूनम को 15 दिन में ढूंढ निकालेगा। इसके बाद भागवत बाकी पुलिस ऑफिसर्स से मिलता है और उनसे इस केस की पूरी जानकारी लेता है। पुलिस के हिसाब से पूनम मिश्रा 28 साल की थी। देन उसकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि वो सांवली थी। ऐसे में उसे जैसे ही कोई प्यार करने वाला मिला होगा, वो उसके साथ पैसे गहने लेके फरार हो गई। लेकिन भागवत का मानना था कि इस केस में और भी कई राज छिपे हैं, इसलिए भागवत पूनम के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाता है और उसमें एक नंबर सामने आता है जिसपे पूनम हर रात घंटों तक बात किया करती थी। भागवत तुरंत पुलिस वालों को इस नंबर की डिटेल्स निकालने कहता है। अब दोस्तों, इसके पैरेलल में हमें एक और कहानी दिखाई जाती है जो कि बनारस की है। यहाँ समीर नामक बंदा खेलते हुए भाग रहा होता है जब वो मीरा नामक लड़की की साइकिल के सामने आ जाता है। इससे मीरा गिर जाती है और समीर मीरा की मदद करता है। बातों बातों में समीर मीरा से फ्लर्ट करने लगता है और मीरा यहाँ समीर को उतना भाव नहीं देती। ऑल्दो मीरा को भी समीर पसंद आ रहा था। धीरे धीरे कुछ दिनों में इनकी नजरें बार बार मिलती हैं, इनकी दोस्ती बढ़ती है और यहाँ मीरा समीर को अपना नाम वगैरह भी बताती है। एक शाम समीर मीरा को गंगा घाट पर मिलने बुलाता है और वहाँ मीरा समीर से मिलने जाती है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं, लेकिन तभी कुछ लोकल्स आके इन्हें अलग करते हैं। इनफैक्ट लोकल्स ना सिर्फ मीरा को यहाँ से ले जाते हैं, बल्कि वो समीर के चेहरे पे कालिख भी पोत देते हैं। इस घटना से मीरा टूट जाती है और उस रात वो फोन पे समीर से बात करते हुए बहुत रोती है। लेकिन समीर इस घटना से कुछ खास परेशान नहीं हुआ था, रादर वो मीरा से अब भी प्यार भरी बातें कर रहा था। दूसरी तरफ भागवत को पता लगता है कि जिस नंबर से पूनम मिश्रा बातें कर रही थी वो किसी प्रवीण साहू का नंबर है। भागवत यहाँ सब इंस्पेक्टर महतो के साथ मिलकर प्रवीण साहू को पकड़ता है और प्रवीण से उन्हें पता लगता है कि ये नंबर भले उसके नाम पे है, लेकिन इसका इस्तेमाल उसकी बहन किया करती थी जिसका नाम कौशल्या था। कौशल्या खुद 7 महीने से लापता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भागवत कौशल्या के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाता है और वहाँ उसे 2 और नंबर्स मिलते हैं जिसपे कौशल्या अक्सर बात किया करती थी। ये 2 नंबर्स थी संध्या लोहिया की फ्रॉम सिरसा और संतोष पुजारी की फ्रॉम धौलपुर। भागवत को लगता है कि जरूर ये संतोष पुजारी ही मुजरिम है और ऐसे में वो पुलिस फोर्स लेके संतोष के घर पे पहुंचता है। वहाँ उसे पता लगता है कि संतोष भी एक लड़की ही है। जी हाँ, नाम भले संतोष था, लेकिन वो एक लड़की थी जो कि अगेन 1 साल से ऊपर से मिसिंग है। इतना ही नहीं, संध्या के घर पे भी यही पता लगता है कि वो किसी एक लड़के के साथ भाग गई, देन कभी वापस नहीं आई। इन शॉर्ट, इन फोन नंबर्स का कनेक्शन जिस किसी भी नए नंबर से निकाला जा रहा था वो सब किसी और लड़की का नंबर निकलता था और हर एक केस में या तो लड़की किसी के साथ भाग गई है या फिर लापता है। भागवत यहाँ सभी लापता लड़कियों की फोटोज वगैरह एक बोर्ड पे लगाते हैं ताकि वो सारे केसेस के बीच की कनेक्शन को ढूंढ सके। इस पे सब इंस्पेक्टर महतो का कहना था कि जरूरी नहीं कि हर केस के बीच कोई कनेक्शन निकले। वो आज से काफी साल पहले की एक केस बताता है जो कि कन्नौज के पास वाले गांव सिकरी की थी। वहाँ एकदम से कुछ 7-8 लड़कियां गायब हो गई थी जिनकी उम्र कुछ 14 या 15 साल रही होगी। गांव वाले इन बच्चियों को बहुत ढूंढे, लेकिन उन्हें बच्चियां नहीं मिली। फिर आया दशहरा और उस दिन रावण के पुतले में आग लगाई जा रही थी और उसमें से 2-3 रॉकेट निकल के पास वाली मंदिर में चली गई, जिससे मंदिर के पर्दों में आग लग गई। सभी आग बुझाने लगे, लेकिन ये आग इतनी फैल गई कि मंदिर के पास वाली कुटिया को भी अपनी चपेट में ले ली। जब ये कुटिया जली तो अंदर से निकले 3 लड़कियों के कपड़े जो कि लापता थी। तब जाके समझ में आया कि उस कुटिया में कोई नपुंसक तंत्र मंत्र करने वाला था जो कि लड़कियों की बलि देता था ताकि उसकी मर्दांगी लौट आए, या फिर वो इन लड़कियों को बेच देता था। अब सच्ची कहानी क्या है
है ये महतो को नहीं मालूम, लेकिन ये किस्सा काफी मशहूर था। ये सुन के भागवत अजलाई कि उसे इस केस के बारे में पता है, वहाँ कोई तंत्र मंत्र नहीं था। तब भागवत 17 साल का था और उन 8 बच्चियों में गायब होने वाली एक 13 साल की बच्ची मोना थी, जो कि भागवत की बहन थी। जी हाँ दोस्तों, आज तक वो 8 लड़कियां नहीं मिली और इस बात का दुख अब भी भागवत के मन में है। ये 1984 की पंडित दीक्षित वाली केस थी और शायद उसी घटना ने भागवत के भविष्य को शेप किया है। भागवत अब पुलिस में है और वो क्रिमिनल्स को काफी पीटता है, क्योंकि शायद आज भी वो क्रिमिनल्स के अंदर दीक्षित को ढूंढ रहा है। हमें उस दिन का एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जब मोना गायब हुई थी और उस दिन वो भागवत के साथ बैडमिंटन खेल रही थी। वो शटल लाने बाहर गई, जिसके बाद वो कभी वापस नहीं आई और शायद उस घटना के लिए भागवत आज तक खुद को ब्लेम करता है, क्योंकि शायद उस दिन उसे बाहर जाना चाहिए था। एनीवेज, कमिंग बैक टू द केस, गायब लड़की संध्या के कैलेंडर से एक नंबर मिला था जो कि फोटोग्राफर कविता शास्त्री की थी। कविता की दुकान यहाँ के मांडवाड़ी एरिया में थी, जो कि इस जगह की रेड लाइट एरिया थी। ऐसे में भागवत तुरंत कविता के दुकान पे जाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि कविता फिलहाल वेडिंग शूट के लिए नेपाल गई हुई थी। स्टिल भागवत को शक होने लगता है कि लड़कियों का गायब होना कहीं इस प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से तो नहीं लिंक है, इसीलिए वो इस पूरे एरिया में गायब हुई लड़कियों की तलाश करवाने लगता है। पुलिस कई जगह छापे मारती है, लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। भागवत यहाँ इस धंधे के लीडर को पकड़ता है, जो कि बताता है कि ये लोग कभी भी लोकल लड़कियों को धंधे में नहीं ढकेलते। इनफैक्ट लड़कियां हमेशा दूसरे शहर से आती है या फिर दूसरे देश से। सो इफ इस धंधे के लिए लड़कियों को गायब किया गया है, तो शायद उन्हें दूसरे किसी बड़े शहर में या फिर दूसरे देश के बाहर ले जाया गया होगा। अब दोस्तों, भले भागवत को सख्त हिदायत थी कि उसे क्रिमिनल्स पे हाथ नहीं उठाना है, स्टिल भागवत इस धंधे वाले को पीटता है, सेइंग कि इस सब में बच्चियों को मत ढकेलो, बच्चियों का धंधा मत करो। वैसे यहाँ एक और बात क्लियर हो गई थी कि ये जो लीडर था, मतलब जो गलत धंधे करता था, उसका हाथ इन लड़कियों के गायब होने में तो नहीं था और साथ ही उसे कुछ पता भी नहीं था। दूसरी तरफ हमें फिर से समीर और मीरा दिखाए जाते हैं, जहाँ अब ये छुप छुप के मिलने लगे थे और इनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। समीर मीरा के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, सेइंग कि वो प्रोफेसर है, मतलब उसको अपना क्वार्टर मिला है, अच्छी तनख्वाह है एंड ऑल। लेकिन ये दोनों श्योर थे कि मीरा के घर वाले कभी भी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। वो लोग तो इतने स्ट्रिक्ट थे कि मीरा को जीन्स तक पहनना अलाउड नहीं था, वो आज तक जीन्स पहनी ही नहीं थी। समीर मीरा को एक दिन एक रेस्टोरेंट में छुप के मिलने बुलाता है, जहाँ वो मीरा को जीन्स टी शर्ट गिफ्ट किया था। मीरा भी इसे पहनती है एंड देखा जाए तो वो पहली बार जीन्स पहनी थी, लेकिन यहाँ का जो वेटर था वो मीरा को अजीब तरीके से घूर रहा था। ऐसे में समीर इस बात को पॉइंट आउट करके कहता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि घर वाले तो नहीं ही मानेंगे, फिर लोग भी हमें ऐसे देखते हैं और हम प्यार करके कोई क्राइम तो कर नहीं रहे, इसलिए क्यों ना हम भाग के शादी कर ले। ये सुन के मीरा थोड़ा घबराती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समीर के साथ भागने के लिए तैयार थी। वहीं भागवत की बात की जाए तो वो फाइनली फोटोग्राफर कविता शास्त्री को पकड़ता है, क्योंकि कविता नेपाल से लौट आई थी। कविता का नंबर एक मिसिंग लड़की चंदा के रिकॉर्ड्स में मिला था और ऐसे में भागवत इसके फोन में चंदा वाली नंबर डायल करता है। कविता के फोन में ये नंबर सूरज जायसवाल नाम से सेव्ड था और ऐसे में कविता फाइनली सच बताती है। दरअसल एक आध साल पहले ये सूरज नामक बंदा कविता के स्टूडियो पे कुछ फोटोज डेवलप करवाने आया था और तब कविता की उससे दोस्ती हो गई थी, लेकिन फिर सूरज कविता के पीछे ही पड़ गया, उसे स्टॉक करने लगा, उसके घर आने लगा, यहाँ तक कि उसके बेटे के स्कूल तक पहुंच गया। कविता को ये बंदा थोड़ा अजीब सा लगा, इसलिए वो उससे दूरी बना ली और तब से कविता उससे बात नहीं की है। कविता को उसके बारे में बस इतना पता है कि वो प्रोफेसर जैसा कुछ है, मतलब पढ़ाता है। कविता यहाँ भागवत को वो फोटोज भी देती है जिसे डेवलप कराने सूरज आया था। इनफैक्ट सूरज कभी वो फोटोज वापस लेके गया ही नहीं। अब दोस्तों, भागवत और महतो उन गायब हुई लड़कियों के फोन्स के IMEI को भी ट्रैक कर रहे थे, मतलब अगर कहीं फोन ऑन हो तो उसे पकड़ा जा सके कि कौन सा सिम उस फोन में लगा है, लेकिन ये फोन्स फिलहाल तो आउट ऑफ यूज थे। इसके बाद हमें दशहरे में रावण के जलने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भागवत भी अपने परिवार के साथ होता है। भागवत अपराधी को पकड़ने की कसम खाता है। वहीं पैरेलल में हम मीरा को देखते हैं, जो कि घर से गहने वगैरह लेके समीर के साथ भागने के लिए तैयार है। इसके बाद फाइनली मीरा समीर के साथ बस में भाग जाती है और ये लोग किसी दूसरे शहर में उतरते हैं। यहाँ दोनों किसी देवलोक लॉज में रुकते हैं, जहाँ समीर मीरा के साथ इंटीमेट होता है। दूसरी तरफ भागवत को महतो का कॉल आता है, सेइंग कि ट्रैक करवाए जा रहे फोन्स में से एक फोन कुछ 20 सेकंड्स के लिए ऑन हुआ था और ये लोग सारी इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। इसी सिलसिले में पुलिस विकी नामक एक लड़की को उठाती है, जो कि अपना सिम उस फोन में लगाया था और विकी बताता है कि वो फोन उसका नहीं है, बल्कि उसके दोस्त कौस्तुभ का है। पुलिस कौस्तुभ को भी उठाती है और इन दोनों दोस्तों की सेपरेट इंटरोगेशन चालू होती है, लेकिन ये दोनों दोस्त सेम स्टोरी बताते हैं, जिसमें इनके बाइक की किसी स्कूटर वाले से टक्कर हो गई थी। ऐसे में इनकी उस स्कूटर वाले से लड़ाई हो गई, देन उन्होंने उसके स्कूटर के स्टेपनी का कवर भी फाड़ दिया। इसी हाथापाई में उस स्कूटर वाले का फोन नीचे गिर गया और ये लोग उसका फोन चुरा लिए। तब से ये लोग उस फोन को ऑफ ही रखे थे, लेकिन कल ऑन किए एज विकी को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना था और विकी का खुद का फोन डिस्चार्ज था। अब ये सुन के भागवत को याद आता है कि कविता के फोटोज में वो एक स्कूटर देखा था एंड क्रॉस वेरीफाई करने पे विकी और
पास तो बताते हैं कि हाँ, ये वही स्कूटर है जिससे इनकी बाइक भिड़ी थी। ऐसे में पुलिस वाले इस स्कूटर की डिटेल निकलवाते हैं और ये स्कूटर किसी राजकुमार सिरतिया की थी। भागवत तुरंत राजकुमार की फोटो निकलवाता है और वो कविता से पूछता है कि क्या यही आदमी सूरज है। कविता कहती है कि हाँ, यही सूरज है और ये फोटो और किसी की नहीं बल्कि समीर की थी। जी हाँ दोस्तों, समीर और मीरा की कहानी वाला समीर असल में लड़कियों को गायब कर रहा था और उसका असली नाम राजकुमार है। वो अलग अलग नाम से अलग अलग लड़कियों को फंसाता है। इनफैक्ट हम व्यूअर्स को मीरा वाली केस तो दिखाई जा रही है, बट द क्वेश्चन इज कि वो लड़कियों के साथ करता क्या है। इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। तो इसके बाद हम राजकुमार को देख पाते हैं जिसकी एक बीबी है नेम्ड सुमित्रा और सुम्मी। इनफैक्ट उसको सुम्मी से एक बेटा भी है। राजकुमार वाकई में एक टीचर है। इनफैक्ट वो 2 शादी किया है। I mean, उसकी दोनों बीवियां एक ही टाइम पे हैं। एक तो सुम्मी है, देन उसकी दूसरी बीवी है और दोनों बीवियां अलग अलग शहर में रहती हैं, विच इज रीवा एंड भदोई। ऑल्दो राजकुमार ज्यादातर टाइम सुम्मी के साथ ही रहता है, लाइक महीने में 30 में से 25 दिन सुम्मी के साथ। यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि दोनों बीवियों को एक दूसरे के बारे में पता है। स्टिल बोथ आर ओके विद इट। अब रीवा और भदोई में कोई भी लड़कियां गायब नहीं हुई है, यानी कि ये राजकुमार दूसरे शहर में लड़कियां फंसाता है, देन उन्हें गायब करता है। राजकुमार के मोहल्ले पड़ोस में सब उसे बहुत बढ़िया इंसान मानते हैं और कोई उसकी बुराई नहीं करता है। अब भागवत राजकुमार को यूं तो गिरफ्तार नहीं कर सकता था, इसलिए ये लोग उसे लड़की छेड़ने के केस में उठाने का प्लान बनाते हैं, वो भी दिवाली से ठीक 1 दिन पहले। ऐसा इसलिए क्योंकि दिवाली की 2 दिन की छुट्टी लगेगी, दिन आएगा संडे और ऐसे में वो लोग राजकुमार को कस्टडी में 3-4 दिन रख पाएंगे, वरना रूल के मुताबिक 1 दिन से ज्यादा रिमांड में नहीं रख सकते थे। बस फिर क्या था, पुलिस वाले कविता की मदद लेते हैं, जहाँ कविता राजकुमार को मिलने बुलाती है। राजकुमार थोड़ा लेट आता है, लेकिन कविता उसे जूस पिलाने के बहाने दुकान पे ले जाती है। दुकान वाला यहाँ अपना मुंह खोल देता है कि कविता ऑलरेडी जूस पी चुकी है और ऐसे में राजकुमार को शक होता है। वो भागता है, लेकिन पुलिस वाले उसे घेर के दबोच लेते हैं। इसके बाद राजकुमार को कस्टडी में लिया जाता है और उसका गेम बजना शुरू होता है। पुलिस वाले ना उसे खाने दे रहे थे, ना कुछ पीने दे रहे थे, ना ही उसे सोने दे रहे थे। वहीं पैरेलल में पुलिस वाले राजकुमार की बीवी सुम्मी और दूसरी बीवी के घर पे रेड मारते हैं। सुम्मी के यहाँ से काफी जेवर मिलते हैं, जिसमें से एक झुमका गायब हुई लड़की पूनम मिश्रा के झुमके से मेल खा रही थी। इसके बाद भागवत राजकुमार को इंटेरोगेट करने जाता है, लेकिन राजकुमार तो ऐसे एक्ट कर रहा था मानो उसने कुछ किया ही नहीं है। इसके बाद भागवत राजकुमार की दोनों पत्नियों को पुलिस स्टेशन बुलवाता है और यहाँ सुम्मी को तो बस अपने गहनों की पड़ी थी। दोनों बीवियां अपने ऊपर किसी तरह का ब्लेम नहीं लेना चाहती थी एंड इट वाज क्लियर कि दोनों बीवियां को राजकुमार की कुछ खास पड़ी नहीं थी, स्पेशली सुम्मी। इसके बाद भागवत फिर से राजकुमार को इंटेरोगेट करता है, जहां वो बोलता है कि सुम्मी को तो बस अपने गहने चाहिए, उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये सुन के राजकुमार भड़कने लगता है एंड इट वाज क्लियर कि वो सुम्मी से प्यार करता है। यहाँ बातें थोड़ी बढ़ जाती है, जहाँ राजकुमार भागवत का कॉलर पकड़ लेता है, इसलिए भागवत राजकुमार पे हाथ भी उठाता है और इसके जवाब में राजकुमार वाज लाइक कि मेरी 1-2 पसलियां तो टूटी ही होंगी, इस बात पे मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगा। अब इस पॉइंट भागवत प्लान्स कि अगर वो सुम्मी को चोट पहुंचाए तो राजकुमार तड़पेगा और भागवत ऐसा ही करता है। राजकुमार को आवाज सुनाई देती है कि पुलिस वाले सुम्मी को पीट रहे हैं और फिर वो सुम्मी को बुरी हालत में भी देखता है। ऐसे में राजकुमार फाइनली डिसाइड्स कि वो भागवत से बात करेगा। सो भागवत और बाकी पुलिस वालों के सामने राजकुमार कहना शुरू करता है कि भले उसे दाल गोश्त का शौक है, लेकिन वो सुम्मी से प्यार करता है। फिर वो रिवील करता है कि पूनम मिश्रा को वही फंसाया और वो ऐसा कर पाया क्योंकि पूनम 28 साल की थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। ऐसे में जब राजकुमार उससे 2 प्यार की बातें किया तो वो अपने आप ही फंस गई। देन धीरे धीरे राजकुमार पूनम से नजदीकियां बढ़ाया। फाइनली वो उसके सामने भाग के शादी करने का प्रस्ताव रखा और ऐसे में फाइनली दोनों भाग निकले। दोनों एक बस स्टैंड पे उतरे, फिर पास में ही एक होटल में गए जहां दोनों रात भर ठहरे और इंटीमेट हुए। फिर राजकुमार स्मार्टली पूनम से कहा कि वो उसे गुरुजी से मिलवाना चाहता है एंड देन पूनम को वाइफ तक कहने लगा ताकि पूनम खुश हो जाए। देन राजकुमार बोला कि पूनम अपने गहने वगैरह निकाल ले क्योंकि गुरुजी के पास ये लोग थोड़े सिंपल लुक में ही जाएंगे। फिर दोनों बस डिपो पे गए जहां राजकुमार जानबूझ के बोलने लगा कि कहीं कल इंटीमेट होने की वजह से पूनम प्रेग्नेंट न हो जाए। ये सुन के पूनम डर गई और राजकुमार तुरंत बोला कि चिंता मत करो, मेरे पास एक आयुर्वेदिक दवा है जिसे खा लोगी तो सब ओके हो जाएगा। वो पूनम को वार्न किया कि दवा खा के थोड़ी उल्टी वगैरह हो सकती है, तो पूनम इस दवा को बस स्टैंड के बाथरूम में जाके खा ले और दरवाजा अंदर से लॉक कर ले। अब दोस्तों ये कोई दवा नहीं था बल्कि जहर था जिसे पूनम बाथरूम में जाके खा ली और राजकुमार बस स्टैंड पे आधे घंटे वेट किया टू मेक श्योर कि पूनम बाथरूम से बाहर तो नहीं निकली ना। दिस मींस कि पूनम समाप्त हो गई और फिर राजकुमार वहां से अपनी लाइफ जीने निकल लिया उसके गहनों के साथ। ऐसे ही सिमिलर वे में वो 19 लड़कियों को समाप्त किया है। ये सुन के भागवत राजकुमार को राक्षस कहता है और वो पता लगवाता है कि क्या बस स्टैंड पे पूनम की लाश मिली थी। वेल वाकई में लाश मिली थी, मतलब इस शहर के बस स्टैंड में नहीं, दूसरे शहर के बस स्टैंड में, और वहां पे इस लाश की पहचान नहीं हो पाई थी एज कोई सामान था ही नहीं पूनम के साथ। फॉरेंसिक वाले लाश को 7 दिन रखे थे जिसके बाद डिस्कार्ड कर दिए एज लाश सड़ने लगी थी। भागवत यहाँ पूनम के पिता को जाके बताता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है और पूनम के घर पे सभी लोग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। खैर तो अब राजकुमार वाली
केस कोर्ट में मूव होने लगती है और राजकुमार वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि पुलिस वाले उसके खिलाफ कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। राजकुमार इतना कॉन्फिडेंट था कि वो अपनी पुरानी कुकर्मों के बारे में पुलिस के सामने खुल के बोल रहा था, लाइक किस लड़की को वो कौन से लॉज ले गया था एंड ऑल दैट। हम भी उसको यहाँ विजुअली मीरा वाली केस भी दिखाई जाती है, जहाँ देवलोक लॉज से निकलने के बाद वो मीरा के साथ भी सेम किया था। राजकुमार यहाँ अपने आप को एक बाज से कंपेयर करता है। बाज मतलब जो हॉक होता है। वो बताता है कि कैसे बाज की उम्र 70 साल होती है, लेकिन जब बाज 35 साल का होता है तो उसके पंख कमजोर पड़ जाते हैं और ऐसे में बाज पत्थर से अपने पंख नोच लेता है ताकि उसके नए स्ट्रॉन्ग पंख वापस निकले। इस प्रोसेस में 1 महीना लगता है और यही 1 महीना बाज डर के जीता है ताकि वो किसी का शिकार न बन जाए। लेकिन नए पंख आने के बाद बाज फिर से आसमान में उड़ता है एक शिकारी की तरह। राजकुमार के हिसाब से वो बाज है और अभी उसका वो ट्रांजिशन वाला 1 महीना चल रहा है, लेकिन जल्द ही वो फ्री होगा और उड़ जाएगा। एनीवेज, इसके बाद कोर्ट सीन आता है जहाँ राजकुमार खुद ही अपना केस लड़ रहा था। राजकुमार जज साहब से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता है कि इस केस में उसकी बीवी सुम्मी को ना घसीटा जाए। सो यस, कार्रवाई शुरू होती है और कोर्ट कचहरी का मामला तो कई दिनों तक चलता ही रहता है। इसी बीच भागवत राजकुमार की हिस्ट्री निकालता है, जहाँ उसका एक पुराना पहचान वाला कहता है कि जब राजकुमार छोटा था तब उसने एक औरत को बेहोश करके ज्वेलरी चुराई थी और जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसको बहुत मारा गया, इतना कि राजकुमार अपनी पैंट ही गीली कर दिया था। उस दिन उसने कसम खाई कि वो कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ेगा और कभी कोई गवाह जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो बहुत तेज दिमाग वाला है और उसकी याददाश्त भी बहुत तेज है, इतना कि उसे छोटी सी छोटी डिटेल्स याद रहती है। सो यस, राजकुमार इज स्मार्ट इनफ कि वो खुद से अपनी केस लड़ पाएगा। सिर्फ लड़ ही नहीं पाएगा बल्कि भागवत को शायद इस केस में हरा भी देगा। यहाँ कई विटनेस आते हैं जिन्होंने राजकुमार को या तो बस स्टैंड पे लड़की के साथ देखा था या फिर लॉज वाले आदमी जो कि इनका नाम रजिस्टर पे लिखे थे। लेकिन राजकुमार यहाँ क्लियरली कहने लगता है कि हाँ, वो पूनम के साथ था। इनफैक्ट दोनों इंटीमेट भी हुए थे। ऑल्दो पूनम उससे शादी करना चाहती थी और राजकुमार इसके लिए मना कर दिया। शायद इसी गम में पूनम गलत कदम उठाई होगी और पोस्टमार्टम क्लियरली कहती है कि पूनम गलत की थी। मतलब पूनम के ऊपर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे और राजकुमार कोर्ट में ऐसे एक्टिंग करता है एज इफ वो पूनम के लिए दुखी है। इसी बीच एक पुजारी जी महतो से मिलते हैं और बताते हैं कि एक बार राजकुमार उनके पास आया था, तब वो अपनी एक गुनाह को कबूल किया था और पुजारी जी उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं। पुजारी जी गवाही भी देते हैं, लेकिन राजकुमार पुराने केसेस के रेफरेंस लेके उनकी गवाही को भी झुटला देता है। भागवत अब तक काफी परेशान हो चुका था और ऐसे में उसका ध्यान कुछ इत्तर की बोतल्स पे जाता है जो कि राजकुमार के पास से मिले थे। भागवत तुरंत उस इत्तर वाले दुकान पे जाता है जहाँ से मालूम पड़ता है कि इत्तर वाले का जो बाप है वो ज्वेलरी का धंधा करता है। इत्तर वाले का बाप बताता है कि वो राजकुमार को जानता है और दोनों जेल में काम करते थे। वहाँ राजकुमार उससे ज्वेलरी को साफ करना, चमकाना, ये सब काम सीखा था और छूटने के बाद भी वो इस ज्वेलरी वाले से मिलने आता था। देन दोस्ती यारी में उससे जहर खरीदता था। बेसिकली ये जहर, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, इसे चांदी चमकाने में इस्तेमाल किया जाता है और इस ज्वेलरी वाले बंदे को लगता था कि राजकुमार गहने का काम करता होगा, इसलिए उसे ये जहर चाहिए। उसे कहाँ पता था कि राजकुमार इस जहर का इस्तेमाल लड़कियों को समाप्त करने में करता था। जो भी हो, ये गहने वाला कोर्ट में गवाही देने को तैयार हो जाता है, लेकिन राजकुमार कोर्ट में उस पे ही लांछन लगाता है कि इस जहर को खरीदने या बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए। तो अगर ज्वेलरी वाला बिना राजकुमार का परचेज लाइसेंस चेक किए उसे जहर बेच देता था तो उसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि राजकुमार के पास ऐसा कोई लाइसेंस है नहीं। ये सुन के ज्वेलरी वाला डर जाता और कहने लगता है कि मैं पुलिस की जोर जबरदस्ती के कारण ये गवाही दे रहा था। मैंने ना राजकुमार से कुछ खरीदा है, ना ही उसे कुछ बेचा है। हम दोनों बस साथ में कीमा खाया करते थे। इन शॉर्ट, राजकुमार ये केस काइंड ऑफ जीत रहा था और ऐसे में एक रात भागवत सोचता है कि वो राजकुमार को खुद ही निपटा दे। बट देन वो सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि राजकुमार जैसे दरिंदों को इतनी आसानी से मौत नहीं मिलनी चाहिए ना। भागवत को याद आता है कि जब राजकुमार पुलिस वालों के सामने अपनी करतूतों के बारे में बता रहा था तो वो देवलोक लॉज का नाम लिया था। राज हमेशा नेम्स की हेराफेरी करता था ताकि पुलिस कंफ्यूज ही रहे, लेकिन स्टिल वो नाम सही बताता था, बस इस नाम को उधर जोड़ता था। इसका मतलब ये कि वो देवलोक लॉज गया तो था। ऐसे में भागवत पूरे स्टेट में सारे लॉजेस की फाइल निकालता है, जिसमें 3 देवलोक लॉज सामने आते हैं। उनमें से एक लॉज वाला पहचान जाता है, सेइंग कि हाँ, राजकुमार यहाँ मीरा नामक लड़की के साथ आया था। लेकिन दोस्तों, उस जगह की पुलिस स्टेशन में किसी लड़की के खत्म पाए जाने की रिकॉर्ड नहीं थी। ऐसे में भागवत पूछने लगता है कि क्या बस स्टैंड के बाथरूम में कोई लड़की मिली थी, और तब पुलिस वाले बताते हैं कि हाँ, लड़की मिली थी लेकिन वो जिंदा थी। जी हाँ दोस्तों, मीरा शायद जिंदा थी और जब भागवत उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ मीरा को भर्ती किया गया था तो वहाँ उसे नर्स नीलिमा आजाद का कांटेक्ट मिलता है। नीलिमा से बातचीत करने पे भागवत को पता चलता है कि मीरा वाकई बच गई थी, क्योंकि उसे एक कंडीशन थी, एक ऐसी कंडीशन जिसमें वो टैबलेट वगैरह घोटे ही नहीं पाती थी। ऐसे में उस दिन जब वो राजकुमार द्वारा दी गई गोली खाई तो वो उसे घोटे ही नहीं पाई। इसके कारण वो बेहोश तो हो गई लेकिन खत्म नहीं हुई एंड देन वो कुछ 30 दिन कोमे में रही। होश में आने के बाद मीरा को आइडिया लग गया कि उसके साथ क्या हुआ है और वो डिप्रेशन में चली गई। वो दिन रात रोती और इस पॉइंट पे वो अपने घर वापस भी नहीं जा सकती थी। इसलिए मीरा अपना नाम बदल के शालू रख ली। देन वो यही लोकल एक बंदे से प्यार करी, शादी करी
करी और अब तो उसकी बच्ची भी है। मीरा जो कि अब शालू है, उसके पति को उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम है और नीलिमा यहाँ भागवत से रिक्वेस्ट करती है कि वो मीरा से मिलके उसकी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद ना करे। स्टिल भागवत मीरा से मिलता है और मीरा भी यही कहती है कि वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि अब उसकी एक बनी बनाई जिंदगी है जिसे वो बिगाड़ना नहीं चाहती। वो ऑलरेडी काफी झेल चुकी है और अब वो और कुछ झेलने के लिए तैयार नहीं है। भागवत भी उसकी बात मान लेता है और वो मीरा को अकेला छोड़ देता है। ऑल्दो जाते जाते भागवत मीरा को उन सभी लड़कियों की फोटोज दे जाता है जिन्हें राजकुमार समाप्त किया था। इन फोटोज को देख के मीरा को बहुत बुरा फील होता है और ऐसे में वो अपने पति को सब सच बता देती है। मीरा उर्फ शालू का पति कहता है कि वो मीरा को एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन वो समाज से नहीं लड़ सकता जो कि उस पे ताने कसेंगे। इन शॉर्ट वो नहीं चाहता था कि मीरा कोर्ट में जाके राजकुमार के खिलाफ गवाही दे। ऐसा लगता है कि मीरा ने फैसला कर लिया है कि वो कोर्ट में गवाही नहीं देगी क्योंकि ऐसा करने पे शायद वो अपने पति और अपनी बेटी दोनों को खो देगी। उधर भागवत कहता है कि वो राजकुमार को सिर्फ एक छोटी सी फ्रॉड चार्ज पे जेल में नहीं भेज सकते वरना उनकी खाकी यूनिफॉर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा। उसका सुपीरियर जवाब देता है कि अगर दुनिया वैसी ही चलती जैसा प्लान होता तो सोसाइटी को खाकी की जरूरत ही नहीं पड़ती। सीनियर भागवत से कहते हैं कि वो उन औरतों के लिए बदला लेने की कोशिश ना करे, बस अपना फर्ज निभाए। इन शॉर्ट भागवत इस केस को ऑलमोस्ट हार चुका था। अगले दिन कोर्ट रूम में हम राजकुमार को एकदम चिल देखते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था कि ये केस वो जीत चुका है। तभी लॉयर बुलाता है एक नए गवाह को, who was none other than मीरा। जी हाँ दोस्तों, मीरा सबको चौंका देती है जब वो राजकुमार के खिलाफ गवाही देने आती है। अब तक राजकुमार रिलैक्स था, मजाक उड़ा रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पे पहली बार चिंता दिखाई देती है। वो हारा हुआ लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि मीरा की गवाही अब उसका फैसला तय कर देगी। मैं प्रतीत होता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है और फिर हमें टेक्स्ट्स के माध्यम से बताया जाता है कि राजकुमार को अपराधी मान के खत्म होने तक की सजा सुनाई गई। स्टिल इन केसेस को खत्म होने में 14 साल लगे। देन राजकुमार जानबूझ के केसेस को खींचता है इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देन मर्सी पिटिशन वगैरह भी डाला। बेसिकली वो कानून या रूल्स का हर तरीके से फायदा उठा के खुद को शील्ड कर रहा है। लेकिन हर ऐसे केस में मीरा और भागवत जैसे लोग होंगे जो कि कदम कदम पे राजकुमार जैसे राक्षस के खिलाफ जीतेंगे।